नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीजी फाउंडेशन के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमारा चल रहा था क्लास 10th का। कौन सा चैप्टर चल रहा था बेटा? थर्ड चैप्टर चल रहा था साइंस का, धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। उसमें एक क्लास हो चुकी थी, दीपावली के पहले की बात थी। दीपावली आप मना चुके हो, अब वापस से स्टडी में लग जाओ, वक्त ज़्यादा बचा नहीं है। अगर आप चाहते हो पूरा नंबर लाना, अच्छे से अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना, तो आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ सीखनी होगी जो आपकी लाइफ में ही काम आएगी। ऐसा नहीं है कि आपकी एग्जाम में ही काम आएगी। छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत आगे ले जाएंगी। और जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के, वो क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा स्कोर 100 नंबर तक पहुंच सकता है। अगर हम सोचे कि बड़े बड़े क्वेश्चन कर लें तो 100 नंबर तक पहुंचना बेटा मुश्किल है स्कोर। तो मेरे साथियों, आज लग जाओ फिर से, अब ज़्यादा वक्त नहीं रहा। नवंबर चल रहा है, नवंबर और दिसंबर शादियों के सीजन में गुजर जाएगा। तो बेटा ऐसा नहीं है कि इसके बाद पढ़ूंगा, इसके बाद पढ़ूंगा। आपको पढ़ना होगा, आपको पढ़ना होगा, किसी के बाद नहीं, आपको आज से ही पढ़ना होगा। क्यों सोच लो, शादी है घर में, मान रहे हैं शादी होने वाले की होगी, लेकिन आपको पढ़ाई करनी है, कि पढ़ाई है आपकी, राइट है ना। तो बेटे मेरे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट हो जाओ और अपनी कमर कस लो। और अब हमें अच्छे से पढ़ना है। मैथ्स की भी क्लास आज से आना शुरू हो जाएगी। दीपावली बीत चुकी है और सब काम हो चुका है। दीपावली गई, दशहरा गया, जो भी जाना था सब गया। अब अपना पढ़ाई का टाइम आ चुका है। सर्दियाँ लग चुकी है, टाइम भी अच्छा आ गया है, आराम से पढ़ सकते हो। तो बेटा जो थर्ड चैप्टर चल रहा था, मैं अब कंटिन्यू क्लास लूँगा और जितना जल्दी हो सकेगा आपका कोर्स भी कराने की कोशिश करेंगे, है ना। तो साथियों अब शुरू करें, रेडी हो? ओके, तो ठीक है, करते हैं शुरू, है ना। तो देखो साथियों, क्या था अपना, हाँ, धातु अधातु के बारे में पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे कार्बन और इसके अपर रूप। बेटा क्वेश्चन आता है, मैं वही चीज पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में आता है, ये श्योर है। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, है ना। तो एक बार तो कार्बन और इसके अपर रूप के बारे में सीखेंगे कि कौन तो इसका कार्बन होता है, कौन इसके अपर रूप होते हैं। ओके, देखो कार्बन एक अधातु है। मैंने धातु अधातु के बारे में बता चुका। कार्बन क्या है? एक अधातु है ना। और ये अलग अलग रूपों में पाया जाता है। इसके प्रत्येक रूप को कार्बन का अपर रूप कहते हैं। इसके प्रत्येक रूप को क्या कहते हैं? कार्बन का अपर रूप कहते हैं। ये अलग अलग रूपों में पाया जाता है। अब कितने रूपों में पाया जाता है इसकी स्टडी अब करेंगे हम, कि ये मेनली कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं। एक तो बेटा हीरा है ना, ग्रेफाइट है, और एक बकमिस्टर फुलरीन है। ओके, तो ये तीन है कार्बन के मेन रूप। तो इनको हम अब वन बाय वन पढ़ते हैं इनके बारे में। तो हीरे के बारे में पढ़ा बेटा, देखो ऐसे आता है वहां भी कि निम्न में से कार्बन के अपर रूप है। 3 दे देगा, चौथा कुछ और दे देगा, तो वो भी याद होना चाहिए। या फिर 3 कुछ और दे देगा, एक कार्बन का अपर रूप दे देगा, तो वो भी याद होना चाहिए, है ना। तो देखो प्यारे साथियों, हीरा यह कार्बन का एक अपर रूप है। ओके, अब तक का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? डायमंड, हीरा है। अब तक का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। इसका क्वथनांक एवं गलनांक बहुत ही अधिक होता है। इसका क्वथनांक एवं गलनांक क्या होता है? बहुत ही अधिक होता है साथियों। और ये सबसे कठोर पदार्थ है, अब तक का ज्ञात एलिमेंटों में सबसे क्या है? कठोर पदार्थ है। राइट, समझ गए बेटा, है ना। तो आपको आए कि हीरे के बारे में लिखिए, कार्बन के अपर रूप हीरे के बारे में 20 शब्दों में लिखो, तो आप लिख सकते हो कि यह कार्बन का एक अपर रूप है, अब तक के ज्ञात पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ है ना। और इसके क्वथनांक और गलनांक बहुत ही उच्च होते हैं। राइट, अब कठोर है तो बहुत ही ज्यादा बॉयल होने में टाइम लगेगा और गलने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब आ जाओ अगला, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट देखो, यह कार्बन का एक अन्य अपर रूप है। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, जो विद्युत का बहुत ही अच्छा चालक है। विद्युत का क्या है? चालक है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसकी वजह से ये विद्युत का चालन करता है। समझ गए साथियों। तो ग्रेफाइट में कभी कभी पूछा जाता है कि निम्न में से कार्बन के अपर रूप में से तो चालक कौन सा है, चालक कौन सा है? तो वो है साथियों ग्रेफाइट। कौन सा है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में विद्युत बहती है और ये क्या है? हमारा चालक है।
राइट। अगला बिकमिनिस्टर फुलरिन देखो, ये कार्बन का एक अन्य अपर रूप है जो 60 कार्बन के अणुओं से बना होता है। इसकी संरचना फुटबॉल जैसी होती है। अब समझो इसकी गोल होती है संरचना, फुटबॉल जैसी है, कार्बन के 60 अणुओं से मिलके बना होता है, इसलिए इसे बिकमिनिस्टर 16 भी बोलते हैं। ओके, और देखो इसका बिकमिनिस्टर फुलरिन कैसे नाम रखा गया कि ये साइंटिस्ट ने खोजा था बिकमिनिस्टर ने, तो उसी के सम्मान में इसका नाम बिकमिनिस्टर फुलरिन दे दिया गया। ओके, तो ये था हमारे कार्बन के 3 अपर रूप। कौन कौन से थे? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। ओके, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, इसका क्वथनांक और क्वथनांक और गलनांक बहुत उच्च होते हैं। इसके बाद में ग्रेफाइट, इसमें विद्युत का सुचालन होता है, ये भी एक कार्बन का अपर रूप है। इसके बाद में फुलरिन, ये कार्बन 60 अणुओं से मिलके बना होता है ना। तो ये थी कार्बन के अपर रूप की बात। और इसके अनुसार इसकी संरचना होती है बिकमिनिस्टर फुलरिन की फुटबॉल जैसी संरचना होती है। ओके, फुटबॉल जैसी, है ना। अधिकांश से धातुएं अधातुएं पानी में घुलने पर अम्लीय ऑक्साइड देती है। क्या देती है? अम्लीय। ध्यान रखना है, पानी में घुलेंगी तो कौन सी देंगी? अम्लीय। जबकि धातुएं पानी में घुलने में क्षारीय ऑक्साइड देती है। इस बात को भी थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं, कैसे किस प्रकार से कह रहा है कि देखो ये कह रहा है कि अधातुएं, कौन सी? अधातुएं पानी में घुलती हैं, कौन सा बनाती है? अम्लीय बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ओके, इसके विपरीत अधातुएं नहीं, धातुएं, धातुएं जब किस में घुलती हैं? पानी में घुलती हैं, तो बेटा ये बनाती है क्षारीय ऑक्साइड। क्या बनाती हैं? क्षारीय ऑक्साइड। अब एक बात याद रखो, है ना, ये याद रखना जरूरी है, पूछ लेता है निम्न से अधातुओं को पानी के साथ मिलाने पर किस प्रकार का ऑक्साइड बनेगा? अम्लीय बनेगा। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, ऐसे अधातु, है ना, और ऐसे अम्लीय, पानी दोनों में कॉमन है, तो ऐसे अधातु और ऐसे ही क्या? अम्लीय। तो अधातुएं पानी में घुलने में क्या बनाएगी? अम्लीय, बाकी वो क्षारीय बना देगी। ओके, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, है ना। आ जाओ आगे, ये देखो धातुओं का रासायनिक गुणधर्म। अब रासायनिक गुणधर्म समझो इसके। सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु ऑक्साइड बनाती है। ये तो फिक्स है कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ में मिलकर संगत ऑक्साइड बनाएंगी। वो किस टाइप का ऑक्साइड बनाएंगी वो समझते हैं। धातु कोई सी भी, अब धातु अधातु के बारे में समझ चुके हो, वो ऑक्सीजन के साथ में मिलेंगे तो धातु ऑक्साइड बनेगा। फिक्स है। उदाहरण के लिए देख लो, जब कॉपर को वायु में गर्म किया जाता है, वायु में ऑक्सीजन अवेलेबल रहती है ना, तो यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कॉपर ऑक्साइड बनाता है। जैसे देखो Cu, कॉपर को किसमें जलाया गया? वायु में, तो क्या बना? कॉपर ऑक्साइड बन गया। राइट। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। जैसे एल्यूमिनियम को वही ऑक्सीजन के साथ में किया तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। तो ये बात ध्यान रखनी है, पानी के साथ में अधातु करेंगे तो अम्लीय ऑक्साइड बनेगा, है ना, और पानी के साथ धातुओं को करेंगे तो क्षारीय ऑक्साइड बनेगा। जब धातुओं को ऑक्सीजन के साथ में करें तो धातु ऑक्साइड बनता है। जैसा धातु लेंगे उसके साथ में कॉपर लिया तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो वो ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा सा माइंड में सेट करके रखना है कि किस प्रकार से बनता है। राइट। आगे देखो उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी क्या होता है उसके बारे में एक बार तो ये पता होना चाहिए कि उभयधर्मी होता क्या है। राइट, है ना। तो कुछ धातुएं ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड इत्यादि अम्लीय तथा क्षारीय व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। अब बात समझ में आएगी, उभयधर्मी वो होता है कि सर वो धातुएं होती हैं जो अम्लीय भी दर्शाती हैं और क्षारीय भी दर्शाती हैं, यानी दोनों दर्शाती हैं, तो वो उभयधर्मी हो गई, है ना। उसमें दोनों गुण पाए जा रहे हैं, प्रदर्शित करते। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल क्षार दोनों प्रकार साथ साथ अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। यानी दोनों के साथ में ऐसी अगर प्रकृति पाई जा रही है किसी में तो वो क्या कहलाता है? उभयधर्मी कहलाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड, दो उदाहरण भी हैं आपके पास में, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अब एक बेटा एक बात और याद रखा देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एबे सैदे वाले में, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा निम्न में से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है। तो ध्यान रखना एल्यूमिनियम ऑक्साइड और
जिंक ऑक्साइड ZnOAl2O3, ये आपको ध्यान रखना है माइंड में बिल्कुल। आगे देखो, धातु ऑक्साइड का अम्ल के साथ रिएक्शन। अब धातु ऑक्साइड का अम्ल के साथ में समझेंगे क्या होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर एल्यूमिनियम क्लोराइड का लवण और जल बना देता है। देखो बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, इसके साथ में अम्ल के साथ में क्रिया कर रहा है HCl के, तो ये बना दिया एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्या बना दिया, जल बना दिया। ठीक है, ये वाली रिएक्शन मैं आपको पहले पिछले चैप्टर में भी बता चुका हूँ। रिएक्शन वाला इतना खास वो नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे, है ना। धातु ऑक्साइड का क्षारक के साथ, वो अम्ल के साथ था, अब क्षारक के साथ समझ लो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या है, क्षार है। ये क्या था, अम्ल था। ये क्या था, अम्ल था। ये क्या है बेटा, क्षार है। क्या है, क्षार है। ये क्या था, अम्ल था अपना HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, क्षार है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के अभिक्रिया कर एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट बना, सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। बेटा मेरे से रिक्वेस्ट है आपसे कि इसका सूत्र आप याद रखना कि सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र क्या होता है, एग्जाम में पूछा गया एक बार, तो हो सकता है कि वो किस्मत खराब आपकी रही हो और आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए कि सोडियम एल्यूमिनेट क्या होता है। तो देखो बेटा, Al2O3 यानी सोडियम, ये वाला एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 क्षार के साथ क्रिया करेगा तो ये मेरा बनेगा एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट बनेगा। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। NaAlO2, Na संतुलन को छोड़ो, आपको मेन AlO2 ये होता है हमारा, क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2, राइट। मैं वापस दोहरा रहा हूं, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम में क्या आएगा, Na आएगा। देखो बनाना कैसे है, सोडियम आया नाम, फिर एल्यूमिनियम आया और फिर एल्यूमिनेट O2, ये बन गया हमारा सोडियम एल्यूमिनेट, राइट। धातु ऑक्साइड का जल में घुलनशीलता देखो, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, परंतु इनमें से कुछ जल में घुलनशील क्षार भी बनाते हैं, है ना। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड दो ऐसे ऑक्साइड है जो जल में घुलनशील क्षार बनाते हैं। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड के घुलने पर क्रम से सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार और पोटेशियम ऑक्साइड क्षार देता है। तो इन दोनों की रिएक्शन को समझ लेते हैं। वो तो मेन बात तो यही है साथियों, ये कह रहा है कि धातु ऑक्साइड का जल में घुलनशीलता बता रहा है ना। इस सोडियम ऑक्साइड जल में घुलन के क्या बना देता है, क्षार बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ये पोटेशियम ऑक्साइड है, जल में घुलनशील के साथ में क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ये बात थी, इसमें तो कोई अलग बात नहीं थी। ये दोनों रिएक्शन में पहले भी आपको चैप्टर फर्स्ट में भी करा चुका है ना। आगे समझो, ये देखो धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब ऑक्सीजन की मैं अलग अलग आपको रिएक्शन बताऊंगा कि किसके साथ में कैसे, माइंड में रखना है, रिएक्शन वही है, सोच में रखना है क्या है। अलग अलग धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अलग अलग अभिक्रियाशीलता दर्शाती है। अब देखो अलग अलग धातु होंगी तो ऑक्सीजन के साथ में जैसा जैसा उनका व्यवहार होगा अलग अलग दर्शाएगी। सोना अलग दर्शाएगा, चांदी, प्लेटिनम, कुछ ऐसे होंगे कि ऑक्सीजन में आते ही आग पकड़ जाती है, कुछ का कोई रिएक्शन ही नहीं होता। तो उनको समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो क्वेश्चन अपने पुटअप होते हैं उसके बारे में, है ना। तो ये सोना, प्लेटिनम, चांदी धातुएं तो ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती, ये बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। सोडियम और पोटेशियम का ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अब सोडियम और पोटेशियम का समझो, ये तो आपको पता है, अगर वायुमंडल में भी पड़ी रहे सोना, चांदी, प्लेटिनम, तो ये ऑक्सीजन के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करती। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ ऑक्सीजन की, है ना, जलवल की बात नहीं कर रहा, मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, है ना। सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कुछ धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम इतनी अधिक तेजी से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं, यदि इनको खुला छोड़ दिया जाए तो तेजी से आग पकड़ लेती हैं। तो अब ये माइंड में रखना है, सोडियम और पोटेशियम ऐसी दो धातुएं हैं, अगर
इनको वायुमंडल में खुला छोड़ दे तो ये तेजी से क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। इसलिए इनको कहाँ रखा जाता है, केरोसिन के तेल में डिबो कर रखा जाता है। केरोसिन के तेल में क्या भरा है, डुबो कर रखा जाता है। तो आपसे अगर पूछ ले कि ऐसी कौन सी धातु हैं जिनको केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है, तो मेरे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, वो है सोडियम और पोटेशियम, यानी Na, सोडियम और पोटेशियम यानी K। ये दो धातुएं ऐसी हैं वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो आग पकड़ लेती। आपने सोडियम प्रयोग करोगे, आप जब बड़े होगे लैब में जाओगे तो वहाँ केरोसिन में से निकाल के छोटा सा टुकड़ा दिया जाता है प्रयोग में, तब हम करते हैं ऑक्सीजन की और उन CO2 की जांच के लिए प्रयोग लेते हैं, राइट। कुछ धातु ऑक्साइड रक्षात्मक कवच बनाते हैं। अब देखो कौन कौन से धातु ऑक्साइड जो रक्षात्मक कवच बनाते हैं। साधारण तापमान पर धातुओं की सतह जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, सीसा इत्यादि पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ये रक्षात्मक कवच इन्हें आगे ऑक्सीडेशन, उपचयन से बचाता है। इसका एक बहुत बड़ा फायदा धातुओं को यह मिलता है कि ये ऑक्साइड की वजह से संक्षारित होने से बच जाती हैं। संक्षारित में बचाने के लिए कौन कौन सी धातुएं उपयोग में ली जाती हैं, वो है मेरे प्यारे साथियों मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और सीसा, लेड, है ना। तो ये है चार धातु, ये है, ये याद रखनी है कि संक्षारण के उपयोग को बचाने के लिए कौन कौन सी धातु है, तो मेरे प्यारे साथियों मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और सीसा है, ठीक है। और कुछ धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती हैं। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन जब ये बर्नर की ज्वाला में लौह चूर्ण डालते हैं तब वह तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर सेकंड ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। जो पहली वाली बात बताई वही उसमें बताएगी कि सोना, प्लेटिनम, चांदी ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन नहीं करते। काफी हाई तापमान पे भी ये कुछ रिएक्शन नहीं करते। इनके बारे में बताया कि ये कुछ धातु है जो अभिक्रिया नहीं करती है। तो कौन कौन सी करती हैं, सोडियम पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ में बाहर छोड़ दे तो वायुमंडल में आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इनको केरोसिन के तेल में डुबो के रखते हैं। दूसरी, ये रक्षात्मक कवच कौन कौन सी धातु बनाती है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और सीसा, ये रक्षात्मक कवच बनाती हैं। जो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन नहीं करती हैं वो हैं कौन कौन सी हैं, सोना है, चांदी है और प्लेटिनम है, ये वाली, राइट। हाँ, तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, है ना, कार्बन के अपर रूप के बारे में। अब एक लेक्चर और होगा इस धातु और अधातु चैप्टर में, नेक्स्ट यानी कल खत्म हो जाएगा। नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बना लो। अगर आपको बने बनाए चाहिए तो दिए गए नंबरों पे मैसेज कर दो, आपको मैं बने बनाए डाल दूंगा। या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर पीजी फाउंडेशन क्लासेज चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। साथियों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और देखते रहना पीजी फाउंडेशन क्लासेज। थैंक यू, धन्यवाद।